नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत डेरिवेशंस देख लिए थे, लॉरेंट्ज फोर्स देखा था और फोर्स ऑन अ चार्ज भी देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने, देखो यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो उसके अंदर हमने एक ये रख दिया, ठीक है, जिससे दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या इफेक्ट इसमें होगा? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो ये चीज आपने 10th में पढ़ी थी। 10th में एक एक्टिविटी हॉर्स मैग्नेट के बीच में ऐसे कंडक्टर रखते हैं, तो जब आप स्विच चालू करते हो, दैट इज करंट फ्लो होता है, तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, और अगर आपने पोलैरिटी बदल दी तो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होगा। बस वहां पे उसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता थी, हमें पता है कि ऐसा होता था, बट उसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता थी। हम यहाँ पे वही फाइंड करेंगे। मान लेते हैं, देखो हमारे पास फिगर में क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल। देख सकते हो उसकी लेंथ एल, बिकॉज ये डेरिवेशन है इसलिए मुझे पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैरिंग करंट, प्लीज मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, आई अलोंग, करंट कहाँ पे जा रहा है देख लो, तो देख लो ना करंट कहाँ पे जा रहा है, करंट जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, ठीक है। एंड द फील्ड बी एक्ट अलोंग, बताओ तो बी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेगा। खत्म हो गया। मान लेते हैं द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड ड्रिफ्ट करेंगे? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू द करंट। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी वीडी, और वीडी क्या होगा? हाँ, तो फोर्स कहां पे लगेगा? therefore each electron experiences a force, और ये जो फोर्स है वो फोर्स कहां पे लगेगा, तो हमने बात कर ली थी ऐसे डायरेक्शन में, याद करो। ओके, मैंने शायद आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आपको फोर्स फाइंड करना हो तो आप फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग योर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, जिसको राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल देखो, आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। और जिस साइड पाम ओपन रहेगा उस साइड फोर्स लगेगा। देखो पाम इस साइड ओपन हो रहा है तो फोर्स इस साइड लगेगा, तो जेड बाहर आ रहा है, देख सकते हो आप चेक करो सामने अपने, रखो हाथ। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो पाम आपके फेस की तरफ ओपन हो रहा है, तो जेड भी देखो आपकी तरफ आ रहा है, फोर्स देखो आपकी तरफ आ रहा है। तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इज फोर्स कहां पे? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ईच इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं उसको स्मॉल एफ ले रहा हूं। कैपिटल एफ किसके लिए लेते हैं आप? फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जितने हैं, मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए स्मॉल एफ ले रहा हूं। याद रख लेना, नोट लिखना है तो लिख लेना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी डी क्रॉस बी। अब क्यू इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई वी डी क्रॉस बी। इतना क्लियर हो गया? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, अब मान लेते हैं कि भाई इस जो कंडक्टर हमने लेंथ एल लिया उसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना? जी ना। हम मान लेते हैं लेट
ये डायग्राम वापस नहीं बनाना है, आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम में जितने n नंबर, तो फिर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय n, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इंटू वॉल्यूम कर दो तो उसके अंदर वो हो जाएंगे। n वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ NaL हो गया। एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू एल, बात हो गई खत्म, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो therefore हम क्या बोल सकते हैं बेटा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज, उसको हम मानेंगे कैपिटल F। एक के लिए स्मॉल f था, तो हमारे पास तो n नंबर है, सो n इंटू स्मॉल f, क्या जगह n की जगह पे NaL, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस E VD क्रॉस B, इतना फोर्स लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा कि अगर मैं L को अंदर लेके जाऊं और E को बाहर लेके आऊं, मल्टीप्लाई में ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaE माइनस L VD क्रॉस B हो जाएगा। अब L है, या तो VD के साथ मल्टीप्लाई होगा या तो B के साथ, तो NaE इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस क्या लिख सकता हूं, L इंटू VD क्रॉस B लिख सकता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अब देखो पहले VD, ओके बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा, कि आपको IL का डायरेक्शन चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे देखो छोटा सा IL है, छोटा सा IL है, VD का डायरेक्शन ये है, तो L का डायरेक्शन कौन से साइड होगा बेटा, ऑपोजिट साइड होगा, ऑपोजिट साइड। तो ये जो आपका माइनस LVD है, ये देखो ये माइनस LVD, वो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, उनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ प्लस VDL, L इंटू VD, या एक काम करते हैं, VD को मैं पहले लिख लेता हूँ, VD L क्रॉस B, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे, माइनस LVD, यहाँ पे मैं बता दूं, माइनस LVD बिकम्स VD इंटू N, क्योंकि लेंथ करंट इस साइड जा रहा है तो IL का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने L ही लिया है, फिर मैं आगे I फाइंड करूंगा तो ऑलरेडी L का डायरेक्शन होगा, वही I का डायरेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो, VD इस साइड है, I इस साइड है, तो IL का डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए। प्लीज ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। तो देयरफॉर मैं F को क्या बोल सकता हूं, NaVD L क्रॉस B, आपको पता है NaVD क्या होता है, NaVD आपका होता है I L क्रॉस B, सिंस I इज इक्वल टू NaEVD, ठीक है, डन। तो ये आपको F का फॉर्मूला मिला, ये F का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, देयरफॉर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू क्या होगा, ILB साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B, L और B के बीच में एंगल, ओके बराबर है। ये किसके लिए अप्लाई होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट रोड, रॉड, स्ट्रेट जो रॉड होता है ना, इसके लिए, ओके डन, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट,
ओके बेटा, तो आप बोलोगे सर मान लो स्ट्रेट रोड ना होता तो फॉर एनी आर्बिट्ररी शेप, फॉर एनी आर्बिट्ररी शेप वी कंसीडर arbitrary shape rod, we consider that rod to be made up of small linear DL lengths, छोटी 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 DL लेंथ को, एंड वी ऐड इट अप, हम फिर उसको क्या कर देंगे बेटा, हम उसको फिर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज F इज इक्वल टू, उसको फिर ऐड कर दो, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n DL क्रॉस B, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, मतलब छोटे 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 सबका क्या कर दो आप, एडिशन कर दो, एडिशन कर दो, एडिशन कर दो, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसमें दो छोटे से रूल्स भी हैं, और वो रूल्स क्या बता रहे हैं कि मान लो अगर बीच में अगर आपका एंगल थीटा 0 है या 180 है, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 और 180, फोर्स क्या लग जाएगा 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो फोर्स क्या लगेगा, आई एल और बी, दैट इज मिनिमम फोर्स लगेगा और ये लगेगा मैक्सिमम। 0 एंड 180 मतलब, अभी आप पहले इतना लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। अब देखो ये है, अब इसमें बी वाई डायरेक्शन में, मान लो बी और एल दोनों एक्स डायरेक्शन में होते तो वो 0 हो गया, अगर एल एक्स डायरेक्शन में और बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो भी 0 हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसलिए वहां पे फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस, मतलब इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वो बी होता है, बी की वैल्यू 3 into 10⁻⁵ टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता है, साउथ टू नॉर्थ, a very long straight conductor carrying a current of 1 ampere, I is equal to 1 ampere, what is the force per unit length। अब देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स नहीं करना है, तो सबसे पहले तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जरूरी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, हमने अभी उसका फॉर्मूला डिराइव किया, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इस L को नीचे लेके आऊंगा तो F बाय L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा, दिस F बाय L इज नोन एज F, F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। ये इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके डन। चलो पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम देखते हैं। ओके अभी आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट में रखा गया है, सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ईस्ट टू वेस्ट की बात चल रही है ना, ईस्ट टू, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहे, फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ, कहाँ पे, फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ पे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दोनों के बीच में ये आपका बी है, और आपने ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल में ऐसे आपका लेंथ रखा ये एल है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो ये टेबल है, ये ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, देख रहे हो बेटा, ऐसे बी का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, एल का डायरेक्शन है, एल मतलब आपका जो कंडक्टिंग वायर रखा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी साइन 90 डिग्री,
आई बी साइन 90, आई की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁵ और साइन 90 डिग्री। देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या लगेगा न्यूटन पर मीटर। क्यों फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। और इसका डायरेक्शन क्या होगा तो चेक कर लो ना, मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया है। क्या बताया है जल्दी से देखो, ये बी का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, बी आपके पास है ना नॉर्थ टू साउथ, ये आई का डायरेक्शन मतलब करंट इस साइड फ्लो होगा। तो लॉजिकल बात है कि भाई पाम कहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो देयरफॉर फोर्स विल बी वर्टिकली डाउन। डन। और आपको उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 क्या होता है 0। ओके, thus force per unit length per conductor will be 0। क्लियर हो गया, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, काफी इजी सॉल्यूशन है। क्या दिया, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत ही मजा आएगा, मजा 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 आएगा। ठीक है, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा देखो, डायग्राम भी आपके पास है। व्हाट इज द, ओके, सस्पेंडेड इन मिड एयर मतलब वो मिड एयर में रुका हुआ है, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड, जनरली क्या होता है हम किसी को भी छोड़ देते हैं वो चीज नीचे आती है, बट यहाँ पे सस्पेंडेड है, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सपोज द वायर ऑफ वेट mg, उसका वेट mg होगा। ठीक है, वेट mg, mg वर्टिकली कहाँ पे लगेगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, इसलिए मैंने लिख लिया। ओके, वेट mg is suspended mid-air by magnetic field B। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है, हाँ तो पहले तो मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिख सकते हैं, therefore force exerted by magnetic field is equal to weight। तभी तो वो सस्पेंडेड है ना बेटा, अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो सस्पेंड होता, सस्पेंड मतलब उसको बाहर नहीं भेज देना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एल बी साइन 9 थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब थीटा बताओ, देखो बी मतलब क्रॉस है, क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड, और एल इस आई इस साइड है, एल दैट इज एल बी इस साइड होगा, जो आई का डायरेक्शन वही एल का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई दिया हुआ है 2, एल दिया हुआ 1.5, हमें बी फाइंड करना है, इनटू साइन 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देख सकते हो। और एम जी, एम कितना दिया हुआ 200 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.2 kg, और जी को आप क्या लेना है 10 लेना तो 10 भी ले सकते हो, 9.8 लेना है तो 9.8 भी ले सकते हो, 9.8 जनरली लेते हैं, साइन 91 हो जाएगा। सो बी की वैल्यू 0.2 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 1.5, बाकी आप लोग होशियार हो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा इसका 0.65 टेस्ला। ओके, यहाँ पे ले लेना जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस, ये देखो पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन बता नहीं सकते, इसलिए पॉजिटिव एक्सिस मतलब स्क्रीन के अंदर मान लो, एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ये मान लो।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है, विच वे वुड बी द लॉरेंस फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर एन प्रोटॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि कोई भी चार्ज इस साइड जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अभी देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जस्ट मान लेते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेस इसलिए पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, नेगेटिव एक्सेस इसलिए मतलब नेगेटिव चार्ज। अब सुनना क्या बोलता है राइट हैंड पाम रूल फॉर पॉजिटिव चार्ज की बात है। पहले पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, ये उसका डायरेक्शन थंब, स्क्रीन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम क्या बताएगा, लॉरेंस फोर्स कहाँ पे, ऊपर। ऊपर क्या है देखो तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, सेम टू सेम। बी अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो जाएगा उससे। तो पाम कहाँ पे, नीचे के साइड है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। राइट हैंड पाम रूल। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with initial velocity perpendicular to the magnetic field। ओके, ये जो टॉपिक है ना वो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन है। बेसिकली साइक्लोट्रॉन सीबीएसई वालों को निकल गया, बट प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन और ये टॉपिक टोटली अलग है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी। ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक क्या कह रहा है आपको, ये टॉपिक बता रहा है कि इनिशियली जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी उससे परपेंडिकुलर। चेक आउट द डायग्राम, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, देख लो। ये मान लो आपका एक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, तो यहाँ वेलोसिटी इस साइड होगी या इस साइड होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी इस साइड है। चल ट्राई करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। वेलोसिटी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर। देख लो फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर। अब इस प्लस क्यू की बात कर, इसकी वेलोसिटी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा अंदर, अंदर मतलब इनटू द स्क्रीन मान लो, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इधर इस साइड, मतलब टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी किस साइड, इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है। ठीक है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि भाई ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आपने कोई भी पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर किया तो उसको फोर्स कहाँ पे खींचेगा, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ खींचेगा तो मतलब उसका डायरेक्शन अब स्ट्रेट की जगह पे कर्व्ड हो जाएगा। इस साइड भी उसको यहाँ पे खींचेगा, कर्व्ड हो जाएगा, इस साइड भी उसको यहाँ पे खींचेगा, कर्व्ड हो जाएगा, इस साइड भी उसको यहाँ पे खींचेगा, कर्व्ड। मतलब वो अल्टीमेटली कंप्लीट करके वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। क्लियर हो गया, तो हमें इसका टाइम पीरियड, इसकी रेडियस और ये सारी चीजें फाइंड करनी। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग। ओके, चलो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल having charge q and velocity v enters a uniform magnetic field B, it experiences force। और कौन सा फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। याद आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने लिया था। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स, मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया, क्योंकि सब सेंटर पे लग रहा है। और ड्यू टू विच चार्ज moves in circular motion।
इतना क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा? नहीं है ना? ओके, व्हेन V and B बोथ आर परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि ये दोनों जब परपेंडिकुलर है, वो भी किसके? टू ईच अदर। अगर मान लेते दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, देन it can perform only it can perform यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और सिंस दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इतना जल्दी से। थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। एक मिनट, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, देयरफॉर उस पे फोर्स कितना लगेगा? QVB sin 90, मतलब उसके फोर्स लगेगा QVB, दैट्स इट। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स उसे कहां पे मिलेगा? ये ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, और ड्यू टू सर्कुलर मोशन उस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर फॉर क्या बोलेंगे हम? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये उसे मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ जल्दी से बेटा, कितना है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है? mv² r, और ये कितना है? QVB। एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इससे मेरी r की वैल्यू क्या निकले? r की वैल्यू मेरी निकलेगी mv/QB। किसी को प्रॉब्लम है इसमें बेटा? बट mv तो p होता है, देयरफॉर r की वैल्यू p/QB। p इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या होता है? विच इंडिकेट्स if if p, that is linear momentum, increases, r also increases। r मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस also increases। ठीक है, ओके, यहाँ पे जगह है तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर देते हैं। यू ऑल्सो नो दैट लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की जगह पे v बाय ओमेगा यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा? v बाय ओमेगा इज इक्वल टू p की जगह पे mv बाय QB हो जाएगा। v बाय ओमेगा इज इक्वल टू mv बाय QB, ये v कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इधर से ओमेगा क्या निकलेगा? QB अपॉन m। डन, वेयर m ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट आपको ये भी पता है बट ओमेगा इज इक्वल टू 2/f, f इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? QB/2πm हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला मिले। पहला फॉर्मूला ये मिला, 1 2 3 और ये चार फॉर्मूलाज मिले, चारों के चार फॉर्मूला। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। डन, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस ये भी यूज होगा, बट थोड़ी देर पहले हम ये देख लेते हैं। बट आपको एक चीज पता है कि t इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर t का फॉर्मूला क्या होगा? f आपका आगे निकला था QB/2πm, तो ये हो जाएगा 2πm/QB। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और टाइम पीरियड आप देखोगे, टाइम पीरियड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मतलब कितना भी बड़ा रेडियस हो,
मान लो एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, इसको जितना टाइम पीरियड लगेगा इसको उतना ही टाइम पीरियड लगेगा। क्लियर हो गया? टाइम पीरियड डू नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, ये याद रखना है, बहुत काम का है ये, बहुत काम की चीज है। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मान लेते हैं, इफ देयर इज अ कंपोनेंट of the velocity parallel to the magnetic field. ठीक है? It will make particle move along the field and the path of particle will be helical. ओके सर, क्या बोला? कुछ पता नहीं चला? समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है? प्लीज प्लीज ध्यान से समझिएगा बेटा। आपको पता है कि मान लो कि आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, बी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिख रहा है बेटा सब लोगों को? वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ऐसे घूमता रहेगा। हमने अभी देखा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। 3 बार बोला, 3 बार रिपीट हो जाना चाहिए। बी इस साइड है, बी इस साइड है, वेलोसिटी ऊपर है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अंदर अंदर अंदर, मतलब वो पूरा क्या कंप्लीट करेगा, मतलब सर्कुलर होगा। अगर वी परपेंडिकुलर है तो मान लो ये सिर्फ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बट अब अगर V का पैरेलल कंपोनेंट भी है, पैरेलल कंपोनेंट किसके? B के, मतलब उसके दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट मतलब जो V है ना वो किसी एंगल पे होती है, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, ये है V परपेंडिकुलर और ये है V पैरेलल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है? तो परपेंडिकुलर के कारण तो ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि बी एंड बी परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स इस साइड लगता है, बट पैरेलल के कारण इस साइड खींचता है। कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। परपेंडिकुलर के कारण वो उसे सर्कुलर में घुमा रहा है और पैरेलल के कारण वो उसे आगे घुमा रहा है। इट्स लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग देखी होगी तो ऐसे। और जो ये शेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेलिकल शेप। नीचे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ तो किया हुआ है, नीचे भी मैं ड्रॉ करता हूँ। एक तो मेरी हैंडराइटिंग जबरदस्त है, और मान लो यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे वापस आया, तो इस पूरे पर्टिकुलर पोर्शन को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं बेटा? पिच। याद है? ये देख लो, पिच। ठीक है? और हाँ, उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। देखो रेडियस भी दी हुई है बेटा, सिंपल सी बात है। तो कैसे घूमेगा? ऐसे 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 ऐसे। क्लियर हो गया? तो उसके दो कंपोनेंट होंगे तब की बात है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो वो सिर्फ सर्कुलर घूमता रहेगा, और परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल तो वो आगे भी घूमता जाएगा। तो इधर जो पिच होता है, ठीक है, तो द डिस्टेंस मूव्ड along magnetic field in one rotation is called pitch। उसे हम पी नाम देते हैं। पिच मतलब डिस्टेंस है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, स्पीड इनटू टाइम। तो कौन सी स्पीड बेटा? कौन सी स्पीड? पैरेलल। और टाइम उसे एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टी लगेगा। अब पैरेलल का कंपोनेंट मतलब क्या होता है? वी कॉस थीटा। देखो वो थीटा एंगल पे जा रहा है तो वी कॉस थीटा हो जाएगा। और टाइम पीरियड तो हमने अभी देखा, कितना आ गया बेटा? 2 पाई m/क्यूबी। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 पाई m v cos थीटा/क्यूबी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई m v पैरेलल
अपॉन क्यू बी, दोनों में से जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, इसलिए उसको रेडियस बोलते हैं आर, और ये आप देख सकते हो पिच है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, जल्दी से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मस्त वाला टॉपिक है। मान लेते हैं a charge q moving with velocity v in presence of both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। आप बोल रहे हो सर बाजू में आप क्या बार बार देख रहे हो, चीटिंग कर रहे हो? नहीं बेटा, ये सारे डेरिवेशन होते हैं तो हमें वही लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं इसलिए, वरना क्या अपनी लैंग्वेज में हम लिखने जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों फील्ड होती है, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव कर रहा है दोनों में, तो उस पर क्या लगेगा? एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस इज अ फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला उसके, एक तो E के कारण और दूसरा B के कारण। और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा? E इंटू क्यू, और B के कारण क्या होगा? Q V क्रॉस B। ठीक है, डन। अब आप फिगर चेक करो, E कौन से साइड लग रहा है? ऊपर के साइड, तो ये जो E होगा वो हमारा क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू ई जे कैप। इसके और इसके बीच में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ पे मैंने उसका डायरेक्शन दे दिया, इसलिए वेक्टर की साइन हटा दी। और एफ बी आपका क्या लगेगा? वी, वी कौन से डायरेक्शन में? एक्स में, और बी कौन से डायरेक्शन में? जेड में। तो क्या लगेगा? क्यू वी, वी का आई कैप क्रॉस बी कौन सा? के कैप। और व्हाट इज आई क्रॉस के? जल्दी से बताओ, आई क्रॉस के इज माइनस जे। तो एफ बी आपका क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी माइनस जे, माइनस जे। क्लियर हुआ? आई क्रॉस के याद रहना चाहिएगा, एफ ई और एफ बी दोनों निकल गए। तो अब तो इसका मतलब देखो, एफ ई कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में, ये देखो एफ ई। और एफ बी कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एफ ई एंड एफ बी आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, मान लो एफ ई ऊपर है और एफ बी नीचे है, दोनों की वैल्यू सेम ले ले तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लॉजिकल बात है ये तो, कि भाई अगर एफ ई और एफ बी की हमने वो वैल्यू ली कि ऊपर नीचे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके बेटा, देखो आपके लिए यहाँ पे है ही, क्या है? मैंने आपको बोला था, सपोज वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई एंड बी such that the magnitude of the two forces are equal हो गए, तो टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, एंड चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड, सीधा चला जाएगा। क्योंकि एफ ऊपर लग रहा है, एफ बी नीचे लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम ले लेंगे तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। वो कब इक्वल होगा? जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, क्यू क्यू कैंसिल, तो वी की वैल्यू ई बाय बी, और जो ये वी निकला उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वो वेलोसिटी हमने सिलेक्ट करी ई बाय बी, जिसके कारण चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड आगे पास हो जाएगा। This condition can be used to select charge particle of a particular velocity out of the beam containing charge moving with different speed। बहुत सारे चार्ज अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो उसमें से हम एक चार्ज को सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पीड से, जिसके कारण क्या होगा? The crossed E and B field therefore serve as a the crossed E and B field serve as a velocity selector. Only particles with speed E by B will be undeflected। E by B जो होंगे वो undeflected होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे।
दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय जे थॉमसन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो। और ये चार्ज टू मास रेशियो आपने अगर सुना होगा तो इससे सिलेक्ट किया था किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसने, जे थॉमसन। और यही प्रिंसिपल यूज होता है एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, अ डिवाइस दैट सेपरेट्स चार्ज पार्टिकल यूजिंग यूजुअली आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। स्पेक्ट्रोमीटर में भी यही होता है, अलग अलग चार्ज वाले अलग अलग, क्यों, बिकॉज अलग अलग स्पीड वाले उनको क्या कर देंगे, एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, मूविंग एट अ स्पीड v भी दी हुई है। तो आपको पता है कि r का फॉर्मूला क्या होता है, mv बाय qb। ठीक है, mv बाय qb। अब m कितना है आपके पास, 9 इंटू 10⁻31। v कितना है, 3 इंटू 10⁻7। q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। और b कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻4। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो और मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ। जिनका आंसर ये आया होगा 0.2812 मीटर, वो सही है। हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हमने आगे डिराइव किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। चलो हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। हमने v ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसलिए, तो देयरफॉर इधर f की वैल्यू क्या होगी, v बाय 2 पाई आर हो जाएगी। डन। और v की वैल्यू आपके पास 3 इंटू 10⁻7 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 0.2812 अभी निकला। चलो इसका कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से मुझे। ओके, जिनका आंसर 1.699 इंटू 10⁻7, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, आएंगे, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेटेड एनर्जी इन केईवी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv²। हाफ मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9 इंटू 10⁻31। वी स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4.05 इंटू 10⁻16 जूल। बट हमें क्या बोला है, उनको केईवी में कन्वर्ट करना है। केईवी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.69 होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है। तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4.05 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इससे डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा ईवी। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.531 इंटू 10⁻3 ईवी। और आपको किलो इलेक्ट्रॉन में ही फाइंड करना है, सो 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रख लेना बेटा, जूल से जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना हो तो डिवाइड कर देने का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करने का। क्लियर हो गया, पक्का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा अच्छे से। ओके, हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। और फील्ड भी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें सबसे पहले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमें वी फाइंड करना है। वी का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। वी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वी का फॉर्मूला, बेटा हमने वी का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, सो कर लेते हैं। वी कहाँ से आएगा आपको, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और एक्चुअली वी का फॉर्मूला भी है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv² बाय आर, और ये हो जाएगा क्यू वी बी। एक वी बी कैंसर, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्यू बी बाय एम। कार ऊपर चला जाएगा, ये वी हो गया आपका। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 इंटू 10⁻²। क्यू की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻19। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जल्दी से
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो v की वैल्यू इससे कैलकुलेट करो, चलो जल्दी से पॉज द वीडियो और कैलकुलेट करके बताओ। आंसर आएगा 7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना हो गया। फिर कुछ दूसरा क्या फाइंड करना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब ये ध्यान रखना बेटा, इफ v इज द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का आपको ऐसा यूनिट जूल भी होता है और ईवी भी होता है। तो इफ v इज द पीडी रिक्वायर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई इंटू बी। ठीक है, ये याद रख लेना। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मेट में और ये हाफ एम वी स्क्वायर जूल के फॉर्मेट में। तो देयरफॉर इधर से v क्या निकलेगा हमारा, एम वी स्क्वायर बाय 2e। कितना निकलेगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाय 2e। ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये फॉर्मूला मैं सच्ची बोल रहा हूँ बेटा, बहुत काम आएगा, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। इसमें ऐसा होता है ना कि भाई मैं आपको बोर्ड के लिए फोकस कर रहा हूँ, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तो वो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा बोर्ड का। ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कहाँ पे यूज होता है। अगर v बढ़ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी बढ़ गई तो v क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें तो यहाँ पे v फाइंड करना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और v की वैल्यू आगे ही निकली थी, क्या निकली, 7 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो v कितना निकलेगा, कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 13.9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो 10⁻³ वोल्ट, तो वो क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट। वी भी कैंसिल मत करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ चैम्बर of a uniform magnetic field 8 gauge, in a chamber of uniform magnetic field 8 gauge, ठीक है, 8 गॉस, गॉस मतलब आपको पता होना चाहिए, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो बी दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा, गॉस में नहीं। एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v भी दिया हुआ है, v की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब आपको रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस फाइंड करने के बाद आप बता सकते हो कि भाई वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आर का फॉर्मूला आपको क्या पता है, एम वी बाय क्यू बी। एम मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31, बी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 अपॉन क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट करोगे तो सबका आंसर आएगा आपका 2.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो ये कर सकते हो, 2.8 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ होगा तो उसकी रेडियस तो होगी, ऑर्बिटल रेडियस। तो आपको पता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, और क्यू कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, सो माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। डन, कुछ प्रॉब्लम। अगर आप बी के डायरेक्शन में देखोगे तो thus looking along the direction of B कैसे घूमेगा, बहुत सिंपल सी बात है। फोर्स कहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा, वापिस राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करते हैं, आप भी अपने हाथ में रखिएगा, ये बी का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन, ये वी का डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स अंदर लगेगा, मान लेते हैं हम ऐसे बात करते हैं, ये वी का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, फोर्स अंदर लगा, फोर्स अंदर लगेगा, वापिस आगे गए तो फोर्स अंदर लगेगा, वापिस अंदर गए तो वापस अंदर गए, ऐसे जनरली घूमता है। बट वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उल्टा घूमेगा, ऐसे घूमता है, तो आप चेक कर लो ना बेटा, ऐसे घूमेगा आपके तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो उल्टा घूमेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अलोंग जस्ट लुकिंग एट द along the direction of B, it moves in clockwise direction।
सिंपल सी बात है, मैंने बिता दिया कि ये बी है, ये बी है, ऊपर फोर्स लगेगा, और आगे गया तो ऊपर फोर्स लगेगा, और आगे गया तो ऐसे घूमता रहेगा। और आपको ये देख लो ना कि चलो आपको मैं फिगर बताता हूँ,